स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। भारत की व्यापार नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. स्वातंत्र्योत्तर अवधि को लाइसेंस राज प्रणाली के रूप में जाना जाता है क्योंकि इस अवधि में व्यापार में खुलापन सीमित था और अर्थव्यवस्था अत्यधिक विनियमित थी। 2. भुगतान संतुलन के गंभीर संकट के कारण वर्ष 1991 में उदारीकरण सुधारों को लागू किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विदेशी निवेश के लिए रास्ता खुला और बाजारोन्मुख नीतियों को अपनाया गया। 3. भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यात उत्कृष्टता के शहर के माध्यम से नए शहरों की पहचान को प्रोत्साहित कर रही है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी 3, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी सभी तीनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। स्वातंत्र्योत्तर अवधि को लाइसेंस राज प्रणाली के रूप में जाना जाता था क्योंकि इस अवधि में सीमित व्यापार, खुलापन और अत्यधिक विनियमित अर्थव्यवस्था देखी गई थी। अतः कथन 1 सही है। भुगतान संतुलन के गंभीर संकट के कारण वर्ष 1991 में उदारीकरण सुधारों ने विदेशी निवेश के लिए रास्ता खोल दिया और बाजार उन्मुख नीतियों को अपनाया। अतः कथन 2 सही है। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 निर्यात उत्कृष्टता के शहर के माध्यम से नए शहरों की पहचान को प्रोत्साहित कर रही है। अतः कथन 3 सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। प्राकृतिक कृषि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसके अंतर्गत जैविक खाद जैसे कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद का उपयोग किया जाता है। बाह्य स्रोतों से इन्हें खेतों में मिलाया जाता है। 2. देश भर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उन्नत करके राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन तैयार किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। प्राकृतिक कृषि एक ऐसी कृषि पद्धति है जिसमें फसलों की कृषि के लिए न्यूनतम हस्तक्षेप और प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर जोर दिया जाता है। प्राकृतिक कृषि में मृदा न तो रासायनिक और न ही जैविक खाद डाली जाती है। मृदा में कोई बाह्य पोषक तत्व नहीं मिलाया जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। इसका उद्देश्य कृत्रिम उर्वरकों, कीटनाशकों या शाकनाशियों पर निर्भर हुए बिना मृदा स्वास्थ्य, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बढ़ाना है। देश भर में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति को उन्नत करके राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन तैयार किया गया है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, सरकारी पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. माई भारत पोर्टल सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता और व्यवहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय की एक पहल है। 2. सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की एस्पायर योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने और कृषि उद्योग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन यानी LBI केंद्रों को समर्थन देती है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। माई भारत पोर्टल युवा मामले एवं खेल मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य सामाजिक गतिशीलता, शैक्षिक समानता और व्यवहारिक कौशल के माध्यम से भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना है। अतः कथन 1 सही है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा एस्पायर योजना उद्यमिता को बढ़ावा देने और कृषि उद्योग स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेशन केंद्रों का समर्थन करती है। अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, नेता प्रतिपक्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 10वें भाग से कम सीटें न रखने वाले सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को विपक्ष का नेता माना जाता है। 2. वह वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार विभिन्न चयन समितियों का सदस्य होने का हकदार है। 3. विपक्ष के नेता के पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 156 के अंतर्गत किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेता प्रतिपक्ष ऐसे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता को सदन में विपक्ष के नेता या नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दी जाती है जिसने सदन की कुल सीटों का कम से कम 10वें हिस्से पर विजय हासिल की हो। अतः कथन 1 सही है। वह लोक लेखा अध्यक्ष, सार्वजनिक उपक्रम और अनुमान जैसी महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य होगा और कई संयुक्त संसदीय समितियों का भी सदस्य होगा। वह केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग, CBI, NHRC और लोकपाल जैसे वैधानिक निकायों के प्रमुखों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार विभिन्न चयन समितियों का सदस्य होने का हकदार है। अतः कथन 2 सही है।
संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के तहत दोनों सदनों में विपक्ष के नेता को वैधानिक मान्यता दी गई है और वह कैबिनेट मंत्री के समकक्ष वेतन भत्ते और अन्य सुविधाओं का हकदार है। संविधान में नेता प्रतिपक्ष के पद का उल्लेख नहीं है, अतः कथन 3 सही नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्य के राज्यपाल के कार्यकाल का विवरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष 1927 में इन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र शुरू किया। 2. इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। 3. इन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व उपरोक्त विवरण से अधिक मेल खाता है? ए. B.R. अम्बेडकर, बी. महात्मा गांधी, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. जवाहरलाल नेहरू। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, B.R. अम्बेडकर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर एक प्रमुख भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और राजनीतिज्ञ थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। वर्ष 1924 में इन्होंने दलित वर्ग के कल्याण के लिए एक एसोसिएशन की शुरुआत की और वर्ष 1927 में दलित वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए बहिष्कृत भारत समाचार पत्र की शुरुआत की। इन्होंने मार्च 1927 में महार सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। इन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया। वर्ष 1932 में डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल के विचार को त्याग दिया गया। वर्ष 1936 में इन्होंने दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए स्वतंत्र लेबर पार्टी का गठन किया। इन्हें वर्ष 1990 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. थोक मूल्य सूचकांक में सेवाओं में मुद्रास्फीति शामिल नहीं होती है। 2. CPI एवं WPI सूचकांकों में भार आधार वर्ष संशोधित होने तक स्थिर रहता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। थोक मूल्य सूचकांक सेवाओं में मुद्रास्फीति को सम्मिलित नहीं करता है क्योंकि उनका थोक बाजार में कारोबार नहीं होता है, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एवं GDP डिफ्लेटर इसके लिए जिम्मेदार होते हैं, अतः कथन 1 सही है। CPI एवं WPI सूचकांकों में भार आधार वर्ष के संशोधित होने तक रहता है, जबकि DDP डिफ्लेटर में वे वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन स्तर के आधार पर भिन्न होते हैं, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे वृहद थी। 2. अनाज के भंडारण के लिए विशाल अन्नागारों का उपयोग किया जाता था तथा पक्की ईंटों का व्यापक प्रयोग होता था। 3. उस समय कोई मुद्रा नहीं थी, इसलिए वस्तु विनिमय प्रणाली का उपयोग किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता उपर्युक्त विवरण से सटीक रूप से सुमेलित है? ए. मेसोपोटामिया सभ्यता, बी. सिंधु घाटी सभ्यता, सी. मिस्र की सभ्यता, डी. चीन की सभ्यता। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। सिंधु सभ्यता भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर में 2000 से अधिक स्थलों तक विस्तृत है और अपनी उन्नत शहरी योजना और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन के साथ 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं में सबसे वृहद थी। तांबा आधारित मिश्र धातुओं से बनी अनेक कलाकृतियों की खोज के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पा संस्कृति अपनी उन्नत नगर योजना के लिए उल्लेखनीय थी, जिसमें शहरों को ग्रिड जैसे लेआउट में डिजाइन किया गया था। अनाज के भंडारण के लिए बड़े आकार के अन्न भंडारों का उपयोग किया जाता था तथा पकी हुई ईंटों का व्यापक प्रयोग होता था, जो समकालीन मिस्र की संरचनाओं में प्रयुक्त सूखी ईंटों से भिन्न थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. यह पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है, जिसकी सीमा दक्षिण पश्चिम में मिस्र एवं पश्चिम में भूमध्य सागर से लगती है। 2. यह विश्व में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां 2 मिलियन से अधिक निवासी एक छोटे से क्षेत्र में निवास करते हैं। 3. खुली हवा में कारावास शब्द का प्रयोग शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा इसकी स्थितियों को दर्शाने के लिए व्यापक रूप से किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान उपर्युक्त विवरण से सटीक रूप से सुमेलित है? ए. गाजा पट्टी, बी. पश्चिमी तट, सी. साइप्रस, डी. लेबनान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, गाजा पट्टी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गाजा पट्टी पूर्वी भूमध्य सागरीय बेसिन में स्थित है, जो दक्षिण पश्चिम में मिस्र तथा उत्तर और पूर्व में इजराइल के साथ सीमा साझा करती है। पश्चिम में यह भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यह विश्व में सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहां 2 मिलियन से अधिक निवासी एक छोटे से क्षेत्र में रहते हैं। गाजा की स्थितियों को चित्रित करने के लिए शिक्षाविदों, कार्यकर्ताओं और पत्रकारों द्वारा खुली हवा में कारावास शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है, अतः विकल्प ए सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. रैट होल माइनिंग में संकीर्ण क्षैतिज परतों से संकीर्ण गड्ढों के माध्यम से कोयले का निष्कर्षण है। 2. राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर्ष 2014 में रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। रैट होल माइनिंग में संकीर्ण क्षैतिज रूप से संकीर्ण गड्ढों के माध्यम से कोयला निष्कर्षण शामिल है, जो एक व्यक्ति के प्रवेश करने और खनन करने के लिए पर्याप्त चौड़ा है, अतः कथन 1 सही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने वर्ष 2014 में रैट होल माइनिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था और वर्ष 2015 में प्रतिबंध को बरकरार रखा था, क्योंकि यह अवैज्ञानिक प्रकृति का था और श्रमिकों की सुरक्षा से जुड़ी चिंताएं विद्यमान थी, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन के तहत सब्सिडी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. एम्बर बॉक्स सब्सिडी वे है जो किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती है। 2. ब्लू बॉक्स सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा लागू करके या किसानों से उनकी भूमि का कुछ हिस्सा अलग रखने के लिए बाध्य करके उत्पादन को सीमित करना है। 3. ग्रीन बॉक्स सब्सिडी सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा फसलों को कोई मूल्य समर्थन नहीं दिया जाता। उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं? ए केवल 1, बी केवल 2, सी सभी तीनों, डी कोई भी नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सभी तीनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के अंतर्गत सब्सिडी। एम्बर बॉक्स सब्सिडी वे है जो किसी देश के उत्पादों को अन्य देशों की तुलना में सस्ता बनाकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को विकृत कर सकती हैं, अतः कथन 1 सही है। उदाहरण, उर्वरक, बीज, बिजली, सिंचाई और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे इनपुट के लिए सब्सिडी। ब्लू बॉक्स यह शर्तों वाला एम्बर बॉक्स है जिसे विरूपण को कम करने के लिए डिजाइन किया गया है। यदि किसानों को उत्पादन सीमित करना पड़े तो जो सहायता सामान्यतः एम्बर बॉक्स में होती है उसे ब्लू बॉक्स में रख दिया जाता है। इन सब्सिडी का उद्देश्य उत्पादन कोटा लागू करके या किसानों को अपनी जमीन का कुछ हिस्सा अलग रखने के लिए बाध्य करके उत्पादन को सीमित करना है, अतः कथन 2 सही है। ग्रीन बॉक्स एक घरेलू समर्थन उपाय है जो व्यापार में विकृति उत्पन्न नहीं करता है या अधिकतम न्यूनतम विकृति उत्पन्न करता है। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी सरकार द्वारा वित्त पोषित है तथा फसलों को कोई मूल्य समर्थन नहीं दिया जाता है, अतः कथन 3 सही है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। वैश्विक क्षमता केंद्र जो अक्सर समाचारों में दिखते हैं का सबसे सटीक वर्णन इस प्रकार किया जा सकता है। ए. बहुराष्ट्रीय कंपनियों की अपतटीय इकाइयां जो IT वित्त एवं विश्लेषण सहित विशिष्ट सहायता सेवाएं प्रदान करती हैं। बी. सतत विकास और जलवायु कार्रवाई के लिए वैश्विक क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठन। सी. क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा अनुसंधान और नवाचार केंद्र स्थापित किए गए। डी. वैश्विक आर्थिक नीति और रणनीतिक योजना के लिए समर्पित स्वतंत्र थिंक टैंक। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।